किस पोर्शन से ज़्यादा रहा, डेफ पर, हॉबीज़ पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर, या फिर कोई और आपके जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह से कहाँ से ज़्यादा रहा? एक्चुअली मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा करियर सब लॉ में ही है। अच्छा। सो मुझे क्वेश्चंस तो लॉ से आने थे और मेरी एक हॉबी है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो मुझे स्टॉक मार्केट्स की काफी रुचि है, तो मुझे उधर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से इस पोर्शन से सवाल आएंगे, वैसा ही यहाँ पर मिला देखने को? एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा नहीं, मैं सच्ची में मेरी हॉबी को बहुत दिल से चाहता हूँ। तो मुझे जब वो क्वेश्चन पूछे गए, मेरे आंसर्स बहुत रियलिस्टिक थे, बहुत वो थे जो मैं हमेशा से रखता हूँ। लॉ भी मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, तो उस पर एक लॉयर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनका हर चीज़ पे एक पक्ष होता ही है। तो मैंने मेरे पक्ष रखे, उनको बैलेंस किए, क्योंकि यूपीएससी आपको सिखाता है कि कोई एक्सट्रीम चीज़ मत चूज करो, वो चूज करो जो लॉजिकल हो, बैलेंस कर। यस। तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो मैंने मेरे मन में जो सही था वो बोल दिया। अच्छा। एंड सर, एक और चीज़ ये रहता है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए होते हो, थोड़ा सा दिमाग में एंजाइटी वगैरह भी होती है थोड़ा सा, और पैनिक भी कर जाते हैं कई बार। आंसर जो आ रहा होता है वो भूल भी जाते होंगे वहाँ पर। तो क्या सॉरी वगैरह जैसा बोलते हैं, तो क्या जब सॉरी वगैरह बोलते हैं पैनिक वगैरह होता है, या फिर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या? मुझे लगता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप बहुत प्यार से बोलो कि आपको नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात रही, आप अपोलोजाइज करो, उससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि सर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद इतना है, तो आप उनको बस बोल दो कि ये आपको लगता है। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड का। फ्रॉड वो होता है जब आप जानते हो आप झूठ बोल रहे हो और आप बोल रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन तब होता है कि शायद आपको लगता है बट वो गलती से आपने झूठ बोल दिया, आपको पता नहीं है कि वो झूठ है। तो कभी भी झूठ मत बोलो, ऑनेस्ट रहो। नहीं पता तो गेस करो, कि बोलो कि सर ये मेरी गेस है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट गुमराह मत करो। ओके सर, मैं आऊँगा आपकी स्ट्रेटजी पर। क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि ज़्यादातर बैरियर लोगों को वही लगता है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, मेंस में थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाता है। तो क्या कहेंगे प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की रहेगी? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, प्रीलिम्स वो एग्जाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट निकलता है। 10 लाख बच्चे देते हैं, 14,000 निकलते हैं, तो बाकी सबका पूरा साल जाता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आपको अगर प्रीलिम्स देना है तो आप 150 दिन का गैप रेडियस लेके चलिए। 150 दिन में 100 दिन आपको टेस्ट देना है। अगर आपका निकलना है ना, तो वो 100 दिन की टेस्ट के अंदर ना आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वहाँ जाके देके क्लियर कर दोगे। नहीं होगी ना, तो एटलीस्ट आपका पूरा साल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका गोल बहुत अच्छा है सिविल सर्वेंट बनने का, बट आपको उसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जीवन बहुत बड़ा है और हमारा गोल सिविल सर्वेंट बनना नहीं है, हमारा गोल है पब्लिक सर्विस। अगर आपको पब्लिक सर्विस करनी है तो आप सिविल सर्वेंट बन के कर सकते हैं, एक अच्छे लॉयर बन के कर सकते हैं, आप एक बिजनेस खोल के 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो करें जो बेस्ट हो। ये अच्छा रास्ता है, बट इसमें प्रीलिम्स की पढ़ाई के लिए भी ना आप एक टाइम लिमिट रखिए, अपने 100 टेस्ट दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और जाके पेपर दे के आइए। क्योंकि एंड ऑफ द डे ना, अगर आपका निकलना होगा तो वो 10 बोलते ना, आप 15 दिन की प्रिपरेशन में भी निकल जाएगा, और नहीं निकलना होगा ना तो साल भी कम है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर। सर, क्या लगता है आपको कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी मेजर 3-4 चीज, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कम सोचो। आपको पता है आपको 100 पेपर देना है, आपने एक बार स्ट्रेटेजी बना ली कि ओके ये मेरे इतने सेक्शनल है, मुझे इतने 100 पेपर देना है, तो शांति से 100 दिन पेपर दो। रोज सुबह उठ के ये मत सोचो कि रात को मैंने ऐसा क्यों परफॉर्म किया, मेरी परफॉर्मेंस खराब क्यों थी, क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, बट आप रोज 100 क्वेश्चन सीख रहे हो। तो 100 into 100 करोगे तो आपने एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर ली। अब निकलना होगा तो निकलेगा, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और पैनिक मत करो, प्रीलिम्स के दिन मत करो, उसके बाद मत करो। नहीं निकला तो दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ और करना। अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी ज़्यादा सोचो मत। सर, बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो एक्चुअली में अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम जो तैयारी करी है हमने, या हमने कोई मॉक दिया है या कुछ जो भी आंसर वगैरह लिए, तो उसको किस तरह से एनालाइज करें? क्या डेली बेसिस पर, या फिर एक लंबी मतलब 10-15-20 दिन तैयारी करने के बाद और वो सारी चीज़ों वो क्या कहते हैं क्वेश्चन वगैरह लिखने के बाद तब एनालाइज करें, या डेली बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को? मुझे लगता है कि आपको एनालिसिस ही कम करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपको 100 दिन लगेंगे सीखने को, समझने को, तो आप 100 दिन तक अपने आप पर विश्वास करो।
101वें दिन देखो कि आपका परफॉर्मेंस कहाँ पहुंचा है। और क्या होता है ना, बहुत दिन जाते हैं ये समझने कि मेरा सेल्फ एनालिसिस खराब है, अच्छा है। आप 4 लोगों को पूछोगे, उन्हें नहीं पता आप किस चीज़ से गुजर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। तो अपने पे यकीन रखो, और एंड ऑफ द डे ना, हम अगर शांति से 15 मिनट बैठ के सोचे ना, तो हमें हमारी असलियत सबसे अच्छे से पता होती है। तो यकीन रखो ना। और आपको अगर लग रहा है कि चलो मैं कहीं शॉर्ट पढ़ रहा हूँ, तो सीधा वो क्वेश्चन एक बार पेन पेपर लेके लिखो, और जिसको ज्ञान है उसको पूछ लो, आंसर मिल जाएगा, खत्म हो गई स्टोरी। ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। सर एक और चीज, मॉक टेस्ट, जैसे मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा हमने, तो क्या उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट सेक्शनल बेस्ड जो होते हैं वो लगाने चाहिए, या फिर फुल लेंथ टेस्ट वगैरह एक पूरी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद या पूरा वो करने के बाद तब लगाने चाहिए? मुझे लगता है कि आप जनवरी से मार्च के महीने तक सेक्शनल्स दे रहे हैं, आप शांति से सारे सेक्शनल्स दीजिए, कोई जजमेंट नहीं। आप ज्ञान पहले बटोरिए। फिर मार्च के बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तब उनको ध्यान से सोचिए कि अच्छा मैंने गलत किया तो कहाँ किया, सही किया तो कहाँ सही किया। आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी। मार्च के बाद सोचना चालू कीजिए, अभी से है ना हर सेक्शनल देके सोचने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली सर। एक और चीज सर, एनसीईआरटीज वगैरह को कितना पढ़ना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कि मतलब एक ये होता है कि बेसिक वगैरह क्लियर हो जाए, या फिर एनसीईआरटीज को ही अपना बेस बना करके उन्हीं पर डिपेंड होना चाहिए, क्या करना है? देखिए, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी हो या कोई कोचिंग हो या कोई भी मटेरियल हो, आप एक बार शांति से बैठिए, 4 लोगों से पूछिए, गूगल पे जाइए, ऑनलाइन जाइए। आज इतने सोर्स है, कोचिंग वालों के सोर्स मटेरियल देख लीजिए। मैं तो आपको सच्ची कहूँ, एक बार आइए दिल्ली, करोल बाग मेट्रो स्टेशन जाइए, वहाँ पे बहुत दुकान है, उनके पास दुनिया भर की किताबें हैं। जाके देखिए क्या अच्छा लग रहा है आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मार्केट में क्या अच्छा है। वो एक बुक पकड़िए, ज्यादा मत पकड़िए, अच्छे से पढ़िए, खत्म कीजिए। एक बार पोर्शन आपका हो गया, आपको टेस्ट देते रहना है, आपको कभी सारा ज्ञान नहीं आएगा। आप एक दिन उठोगे, 100 क्वेश्चन दोगे, अगली सुबह पता चलेगा 100 नए क्वेश्चन है। तो खुद को एजुकेशन से ज्यादा खुद को अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रिपेयर कीजिए। सर आज के टाइम में एक मार्केट में कोचिंग का एक बड़ा ही अलग ही वो बना हुआ है माहौल, क्या सेल्फ स्टडी करके किया जा सकता है या कोचिंग लेना जरूरी होता है? देखिए, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा, 2 कारणों से। पहले कि हम कोचिंग वालों की बुराई करें कि अच्छाई करें, उन्होंने मटेरियल काफी सेंड किया है, उससे सेल्फ स्टडी संभव हो गया है। अभी जिसको लगता है कि उन्हें किसी का साथ चाहिए, वो कोचिंग के साथ जा सकते हैं। जिन्हें लगता है कि वो सक्षम है खुद से पढ़ने में, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गाइडेंस का होना जरूरी है, चाहे आपका किसी से भी गाइड ले, अपने टॉपर मतलब सीनियर से ले सकते हो, कोई घर में परिवार में रिलेटिव में कोई भी तैयारी कर रहा हो उससे ले सकते हो। मतलब देखिए, अब आपका विश्वास किधर है ना, वो आपकी गाइडेंस रिटर्न। फ्रेंड, यूपीएससी एस्पिरेंट जितना भी हैं उनके लिए अभी यूट्यूब पे एक वीडियो अभी आप देख सकते हैं, आप सबके बीच हम अपलोड कर रहे हैं। आप सब लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूपीएससी, देखिए यूपीएससी करने से अभी सारा हम टॉपर से जो मिले हैं अभी तक, ठीक, मेरा पैरा कमांडो में हम अभी होने वाला है, तो हम यूपीएससी टॉपर से अभी जो हम मेरे भी 2-4 गो रिलेशन का है, उनका भी हुआ है, 2 गो को हुआ है। तो आपको पता, उनका एक ही है थॉट कि एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। एनसीईआरटी पढ़िए आप, ठीक है। और इस वीडियो में अभी जो आप आगे में देखिएगा वीडियो, ये एक अच्छा वीडियो है। और तो आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। तो आप सब अपने यूट्यूब चैनल पे लाइक कीजिए, ठीक है। और ये अभी आप देखिए भतीजी है मेरी। हाँ, आपको बता दें कि यूपीएससी में एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए। जब मॉक में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपका मॉक में अच्छा आएगा तो मेंस, देखिए पीटी और मेंस से पहले ही आप मेंस से पहले पीटी में ही सोचिए हमको मेंस क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारा बात सोच के आप इस वीडियो पे देखिए, अभी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।